नमस्ते इंडिया। मेरा नाम सचिन है और मैं एक टीचर हूँ। नोएडा में रहता हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के शामली है और मेरे वैवाहिक जीवन में कोर्ट में मेरा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिस वजह से मुझे समाज के, इस देश के सामने आना पड़ रहा है। मेरी शादी वर्ष 2015 में हुई थी और शादी की शुरुआत से ही मेरी वाइफ मुझसे बदतमीजी से पेश आती थी और मुझसे नफरत करती थी। वो लगभग जिस वर्ष मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी जून 2015 में हुई थी, उससे अगले महीने जुलाई 2015 में मैंने 16 महीने की ड्यूरेशन का एक कोर्स, एक पढ़ाई स्टार्ट की। और वो मैंने ये सोच करके की थी क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉइंट फैमिली में रहता था, संयुक्त परिवार में रहता था। तो मुझे लगा कि अभी ये पढ़ाई कर लूँ तो ज़्यादा सही है, बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और स्कूल में क्लास लेने के बाद दोपहर के बाद मैं अपनी क्लास के लिए जाने लगा। और इस वजह से मैं अपनी सैलरी भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी और अपनी सैलरी का कोई भी पार्ट मैं घर में नहीं दे पाता था। उसके बाद मुझे मेरे घर में ये कहा जाने लगा कि मैं घर खर्च में कोई योगदान नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं घर के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगा। यहाँ तक कि अपनी पत्नी से जुड़े हुए मामले में भी मुझे इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया गया था। घर खर्च मेरा भाई करता था और इसलिए घर में सारी चीज़ें मेरे भाई के हिसाब से ही होने लगी। मेरी पत्नी भी मेरे हिसाब से ना चल करके मेरे भाई के हिसाब से चलने लगी और मुझे लगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं घर में कोई आर्थिक योगदान नहीं दे रहा हूँ, तो ठीक है। ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। कई चीज़ें ऐसी होती थी कि मुझे अपने भाई और अपनी पत्नी पर शक होता था, लेकिन मेरे शक से बड़ा मेरा इन दोनों के ऊपर विश्वास था और मेरा विश्वास बड़ा था। इसी वजह से मैंने इन चीज़ों को, अपने शक को इग्नोर कर दिया था। टाइम के साथ साथ मेरी पत्नी की मेरे प्रति जो बदतमीजी और नफरत है वो बढ़ती चली गई और जब ये सारी चीज़ें, उसका गलत व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया, तो सन 2020 में मैंने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए यहाँ नोएडा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तलाक का केस दाखिल कर दिया। तब से केस चल ही रहा है। आज 11 सितंबर है। जुलाई 2025 में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी पत्नी घर से बाहर जाकर किसी के साथ गलत संबंध बना रही है। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने निगरानी शुरू की। निगरानी शुरू करने पर मुझे पता चला कि मेरे भाई के किराएदार प्रशांत त्रिपाठी से मेरी पत्नी गलत संबंध बना रही है। जब मैंने इस बात की, इन सारी चीज़ों की जानकारी अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को दी, तो मेरा भाई उस किराएदार का पक्ष लेता मुझे दिखाई दिया और उसको घर से निकालने तक के लिए वो तैयार नहीं था। पिछले महीने अगस्त में मुझे बहुत सारी चीज़ें और पता चली और मुझे यहाँ तक पता चल गया, चीज़ें यहाँ तक खुल गई कि मेरी पत्नी कई सालों से गलत काम के ज़रिए पैसा कमा रही थी। और इससे आगे ये भी मुझे पता चला, ये भी मुझे जानकारी में आया कि मेरी शादी की लगभग शुरुआत से ही मेरी पत्नी और मेरे भाई के बीच में
गलत अवैध संबंध रहे हैं। और अब मुझे यही एहसास हुआ है कि यही कारण है कि मेरी पत्नी शुरुआत से ही मेरे साथ बदतमीज़ी करती आ रही है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इज्जत देता आ रहा हूँ, वो मेरी इंसल्ट करती आ रही है। मैं प्यार देता आ रहा हूँ, वो नफ़रत और ईर्ष्या करती आ रही है। लगातार कंटिन्यूसली 10 साल हो गए मेरी शादी को। तो उसका कारण यही है, ये बात अब आके मुझे समझ में आई है। और मेरे भाई ने मेरी पत्नी को, अब ऐसा रास्ते पर आ गई मेरी पत्नी कि जिसका कोई हल नहीं है। और इन दोनों ने, मेरे भाई ने, मेरी पत्नी ने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पहले शुरुआत मेरे भाई से हुई और मेरी पत्नी को ऐसी लत लग गई गलत काम की, पैसे कमाने के लिए, या शायद और भी कोई वजह होगी। वजह क्या है? वजह मैं आज भी जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है, क्यों। लेकिन अब इतनी आगे बढ़ गई है बात कि अब वापस नहीं लौट सकती है। मैं अपने कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। सन 2008 में मैं गांव में रह रहा था, अपने गांव केरटू में, और मैं कुछ लोगों से तंग आकर अपने गांव से वापस नोएडा आना चाहता था। उस टाइम पर मेरा भाई बीटेक कर रहा था नोएडा में रह के। और जिस दिन मैं वापस आ रहा था, मैं अपने मामा, अपने नाना नानी के यहाँ पर था और चलने के लिए मैं लगभग तैयार था। शामली में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का टाइम हो रहा था और मैं निकलने ही वाला था। मेरे नाना नानी ने मुझे काफ़ी समझाया, उस दिन काफ़ी समझा रहे थे कि मैं अपने गांव में ही रहूं और अपने भाई की पढ़ाई में योगदान कर दूं। लेकिन मैंने उनकी बात तब नहीं मानी। फिर तभी जब मैंने अपने नाना नानी की, अपनी मम्मी की, किसी की बात नहीं मानी, तो मेरे भाई नितिन का ही फ़ोन आया मुझे उसी दिन, और उसने बहुत भारी मन से मुझे कहा, भैया मेरी बीटेक करा दो। बीटेक होने पर आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मेरी बीटेक करा दो। उसने बहुत भारी मन से बात मुझे बोली। उसने कहा कि अगर आप गांव छोड़कर यहाँ पर आ जाओगे तो मैं बीटेक नहीं कर पाऊँगा, मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें। और मैं उसकी इन बातों को सुनकर मैंने अपने कदम वापस खींच लिए। उसके बाद उसकी बीटेक 2010 में हो गई। बीटेक होने के बाद उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड में था। मैंने उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला, मैं गांव में रहना जारी रखा। वर्ष 2012, इसकी जनवरी या फरवरी का टाइम होगा, मेरे चाचा रमेश कुमार, उन्होंने हमसे ये इच्छा जताई कि वो जो खेत की ज़मीन है उसको दोबारा बांटना चाहते हैं। वो ज़मीन हालांकि मेरे पापा और मेरे चाचा के बीच में पहले से ही बटी हुई थी, बट मेरे चाचा ने दोबारा इच्छा जताई। मैंने काफ़ी, उसके लिए एक मीटिंग हुई थी उस दिन। मीटिंग होने के बाद मैंने काफ़ी सोच विचार किया और मैं इस बात से सहमत हो गया, अपने चाचा की बात से। जिस तरह से वो ज़मीन का बंटवारा करना चाहते थे, मैं उस बात से सहमत हो गया। और मैंने अपनी बात अपनी मम्मी और अपने भाई नितिन को बता दी। तो मेरी बात सुन के मम्मी भी लगभग तैयार हो गई थी। लेकिन मेरे भाई ने मुझसे एक बात कही उस दिन कि अगर पापा जी होते तो क्या आप ये सब होता फिर। उसकी ये जो बात थी, उसका ये जो सेंटेंस था, इस बात पर फिर मैंने उसको एक ही बात कही कि अब चाहे जो हो जाए
पूरी दुनिया मेरे पीछे खड़ी हो जाए, मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मेरे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं खेत को जैसा मेरे चाचा कह रहे हैं उस तरह से नहीं बांटने दूंगा। उस खेत के लिए मेरा इतना संघर्ष हुआ, इतना संघर्ष हुआ। वो खेत का केस मैं जीता भी, और आज भी उसका बंटवारा आज की डेट तक उस तरह से नहीं हो पाया। एज इट इज वो पड़ा हुआ है। सन 2013 में मैंने फिर से नोएडा आने की योजना बनाई, लेकिन मेरी भाई का सैलरी बहुत कम थी और उसका एजुकेशन लोन पेंडिंग था मेरे गांव के बैंक में। एजुकेशन लोन उसका लगभग 1.5 लाख से ऊपर का पेंडिंग था, और मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक मेरे भाई का एजुकेशन लोन पूरा नहीं हो जाएगा तो मैं गांव नहीं छोड़ूंगा। मैं ये चाहता था कि भाई का एजुकेशन लोन उतर जाए, जिससे कि वो फ्री माइंड हो करके अपना काम कर सके। और जब मैंने 2013 में फैसला किया तो मैंने एक मिशन बनाया उसका एजुकेशन लोन उतारने का, और मैंने अलग अलग स्रोतों से पैसे इकट्ठे किए। अपना मेरा एक जिम था केरटू में, उसको बेचा। मेरे गांव में जिम था, उसको बेच दिया। मेरे खेत में कुछ पेड़ खड़े थे वो बेच दिए। कुछ मेरी दादी ने योगदान दिया, उन्होंने दिया दूसरी चीज़ के लिए, पशुओं के लिए। लेकिन मैंने उसका सबका कुल मिला के मैंने कुछ महीनों के प्रयास से अपने भाई का एजुकेशन लोन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मैंने एक पिता बनकर अपने भाई की पढ़ाई में योगदान दिया। एक भाई बनकर नहीं किया था, मैंने पिता बनकर के उसकी पढ़ाई में योगदान दिया। उसके बदले मुझे क्या मिला? मेरे भाई ने, जब मैं नोएडा आके मेरी शादी हो गई, मैंने पढ़ाई शुरू कर ली, घर में योगदान नहीं दे पाता था। मेरी पत्नी का भी मन की भावना पता नहीं कैसी थी। तो पत्नी तो चलो ठीक है, दूसरे घर से आई थी, शादी करके आई थी, उसके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं था। लेकिन मेरे भाई ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरी ही पत्नी का इस्तेमाल कर लिया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस भाई ने तुझे पढ़ाया लिखाया, उसके लिए संघर्ष किया, कितनी यातनाएं मैंने, कितनी चीज़ें गांव में रह के झेली, कितना संघर्ष में मैंने अपना जीवन को बिताया, उसी भाई की पत्नी का इस्तेमाल करने लगा अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। दो 2018 में मेरा भाई, जहाँ मैं रह रहा हूँ नोएडा में, यहाँ से फिर दूसरी जगह फ्लैट पर रहने के लिए चला गया। मुझे भी उसने काफ़ी फोर्स किया जाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं समझा था। वो मेरी पत्नी को भी मेरे लेकर जाती, इसलिए वो मुझे फोर्स कर रहा था। ये चीज़ें मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आई, अब समझ में आई हैं बहुत सारी चीज़ें। आज मेरी पत्नी इतना आगे बढ़ गई है इस चीज़ को लेके कि वो बाज़ार में जा रही है, वो मुझे अपना रेट बताती है कि ये रेट है बाज़ार में। मैंने अपनी पत्नी और अपने भाई का बिगाड़ा क्या था जो इन दोनों ने मुझे ये सिला दिया? मैं महादेव का भक्त हूँ और महादेव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई के पास आज जो कुछ भी मेरी वजह से है, वो सब कुछ महादेव मेरे भाई से छीन लें। जो कुछ भी मेरी वजह से है मेरे भाई के पास, सब कुछ
महादेव मेरे भाई से छीन लें। और अपने चाचा चाची से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेत की ज़मीन को जिस तरह से बांटना चाहते थे, अभी तक तो मैंने नहीं बंटने दी थी। आज मैं तैयार हूँ, कुछ शर्तों के अधीन मैं जिस तरह से मेरे चाचा चाची खेत की ज़मीन को बांटना चाहते थे, मैं तैयार हूँ। मैं अपने संघर्ष में कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन कानूनी लड़ाई काफ़ी नहीं है। मुझे इस समाज से, इस पूरे हिंदुस्तान से भी मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने भाई और अपनी पत्नी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इन्होंने जो जख्म मुझे दिया है, वो जख्म जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक वो जख्म मेरा नहीं मिटेगा। मुझे कोर्ट से अलग, सिस्टम से अलग, मुझे समाज से न्याय चाहिए। न्याय चाहिए मुझे समाज से, इसलिए मैं समाज के सामने आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। और मेरे साथ मैं शंकर जी का भक्त हूँ। मुझे विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। मुझे न्याय मिलेगा। हर हर महादेव।